आज के इस वीडियो में हम समांतर माध्य से जुड़े हुए अन्य छोटी छोटी सी बातें जो महत्वपूर्ण हैं उन सब की चर्चा करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले चार्लियर की परिशुद्धता जांच की बात करते हैं। चार्लियर चेक। जब हम समांतर माध्य की गणना करते हैं तो हमसे कई बार गलती हो जाती है। इस गलती को कैसे जांचा जाए, इसके लिए चार्लियर जांच का प्रयोग किया जाता है। तो आवर्ती बंटन में समांतर माध्य ज्ञात करते समय गणना की जो क्रिया है उसकी जांच करने के लिए चार्लियर जांच का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हम समांतर माध्य या तो लघु रीति से या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से, पद विचलन विधि से हम ज्ञात करते हैं। तो हम चार्लियर जांच की सहायता से ये जान सकते हैं कि हमने जो गणना की है समांतर माध्य की वो सही है या गलत है। इसके लिए लघु रीति में जो सूत्र की काम में लिया जाएगा वो ये है कि सिग्मा एफ इंटू डी एक्स बराबर सिग्मा एफ इंटू डी एक्स प्लस 1 ब्रैकेट बंद माइनस सिग्मा एफ। यदि लेफ्ट एंड राइट साइड बराबर हैं तो हमारी गणना सही है, अन्यथा गलत है। अब ये कैसे निकलेगा, इस पे आता हूँ। सबसे पहले तो ये इसी को दोनों को एक साथ देख लें, फिर उसके बाद में इनको कैसे निकाला जाएगा। स्टेप डेविएशन मेथड में, पद विचलन विधि में हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ डी डैश एक्स बराबर, ये काम में लेते हैं, सिग्मा बड़ा ब्रैकेट एफ इंटू डी डैश एक्स प्लस 1 ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद माइनस सिग्मा एफ। ये सूत्र है। यदि इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं तो गणना सही है, अन्यथा कोई ना कोई गलती हमसे हुई है। अब यहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे उसके लिए मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले प्रत्येक विचलन, या हम जिसे पद विचलन कह रहे हैं, डी एक्स जो कह रहे हैं, तो विचलन में एक जोड़ दें तो डी एक्स प्लस 1, और यदि पद विचलन विधि काम में लिए तो डी डैश एक्स प्लस 1 जोड़ लें। ये ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में इसको आवृत्ति से गुणा करें। दूसरी जो क्रिया करनी है, दूसरा ऑपरेशन, एफ इंटू डी एक्स प्लस 1 आवृत्ति से गुणा कर लें। और अगर डेविएशन काम में लिया है आपने स्टेप डेविएशन मेथड, तो उस स्थिति में इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डी डैश एक्स प्लस 1 प्रत्येक स्टेप में जाएगा ये, फिर इनका जोड़ करेंगे। तो इनका गुणा करके इनका जोड़ कर लेंगे, ठीक है भाई। वहाँ होता ये सिंपल सा एफ डी सिग्मा एफ इंटू डी एक्स होता, लेकिन हमने क्या किया है, हमने पद विचलन में एक जोड़ा है, प्रत्येक अवस्था में जुड़ेगा ये, ध्यान रहे, और उसको आवृत्ति से गुणा करके योग किया है, ठीक है। ये हमने किया है, और इसके बाद में ये सूत्र काम में लिया है कि सिग्मा एफ इंटू डी एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू डी एक्स प्लस 1 माइनस सिग्मा एफ। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। जब हमने समांतर माध्य निकाला था तो इसमें रखिए मान। जब मान रखेंगे तो यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है तो हमारा समांतर माध्य जो हमने निकाला है वो सही है, अन्यथा उसमें कोई ना कोई गलती हुई है। ऐसा हम स्टेप डेविएशन मेथड के संदर्भ में भी इसी प्रक्रिया को अपनाएंगे। दोनों में ही एक ही तरीका है, ठीक है ना। अब बात करें सामूहिक समांतर माध्य की, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कैसे निकालें। यदि किसी समूह के दो या दो से अधिक भागों में के समांतर माध्य तथा उनमें पदों की संख्या ज्ञात हो तो उस संपूर्ण समूह का सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? इसके लिए सामूहिक समांतर माध्य के लिए एक्स बार इक्वल टू, ये कंबाइंड है ना,
N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार प्लस N3 x3 बार प्लस NM xM बार, जितने भी समांतर माध्य हैं और पदों हैं तो पदों से उनको गुणा कर दिया जाएगा, पद मूल्यों को, ठीक है, पदों से गुणा कर किया जाएगा, बटा में N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस NM, M तक चाहे कितने भी हो हैं, 2 10 20 50, ठीक है। अब अगर दो ही हैं, मान लीजिए दो समांतर माध्य हैं, तो उनसे हम सामूहिक समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? उसके लिए x1 and 2 बार इक्वल टू N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार बटा N1 प्लस N2। और अगर तीन है, यदि तीन है और दो की तो सूचना उपलब्ध है और साथ में सामूहिक समांतर माध्य और n हमें ज्ञात है, तो हम तीसरे पद का समांतर माध्य, तीसरा समांतर माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमारे पास में दो समांतर माध्य, दो पद मूल्यों की संख्या और सामूहिक समांतर माध्य और कुल पदों की संख्या ज्ञात हो, तो हम तीसरे पद का समांतर माध्य, तीसरा समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए ये सूत्र काम में लेंगे। x बार, ये मूल सूत्र तो यही है, x3 बार इक्वल टू, अब सामूहिक समांतर माध्य जो है ये आपका कंबाइंड है, n इंटू एक्स बार माइनस, इन दोनों को घटा दीजिए, N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार बटा में n माइनस N1 प्लस N2। जब हम कर लेंगे तो तीसरे का समांतर माध्य हमें ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से हम सामूहिक समांतर माध्य निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब इस चीज़ को मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की प्रयास करता हूँ, तब अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो महत्वपूर्ण है, देखिए, हालांकि सेकेंड ईयर में शायद इस लेवल तक एग्जामिनर नहीं जाए, लेकिन आपको समझ लो तो आपके लिए अच्छा है, अन्यथा छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो बड़े काम के होते हैं। एक एग्जाम्पल है, निम्नलिखित सूचना से ज्ञात कीजिए क्या कि कौन सा, नंबर 1 ए, कौन सा कारखाना अधिक दैनिक मजदूरी देता है, और ब, दोनों कारखानों के सम्मिलित श्रमिकों की औसत दैनिक मजदूरी क्या है। ये है क्वेश्चन, इंग्लिश में आपके सामने है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन, ज्ञात कीजिए, ये बताइए। नंबर ए, विच फैक्ट्री पेज मोर डेली वेजेस, कौन सी फैक्ट्री ज़्यादा अधिक दैनिक मजदूरी का भुगतान करती है, और बी, व्हाट इज़ द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ बोथ फैक्ट्रीज कंबाइंड, मतलब सामूहिक रूप से माध्य मजदूरी या औसत मजदूरी, दैनिक मजदूरी क्या है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो अब हल कीजिए। सबसे पहले जो दी हुई इन्फॉर्मेशन है इसको लिखिए कि क्या क्या आपके पास है, क्या क्या नहीं है और क्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको श्रमजीवियों की संख्या, यानी वेज अर्नर या लेबर है जो, नंबर ऑफ वेज अर्नर्स या श्रमिकों की संख्या आप कह सकते हैं इसे, उसको लिखिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने है, ए फैक्ट्री और बी फैक्ट्री। ए फैक्ट्री में 250 मजदूर हैं जिनको 40 रुपया दैनिक मजदूरी का भुगतान किया जाता है। बी फैक्ट्री में 200 मजदूर हैं, 50 रुपये दैनिक मजदूरी का भुगतान किया जाता है। यह आपके पास में इन्फॉर्मेशन है। तो आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए, इनको अब आपकी जो ज़रूरत है, क्योंकि सामूहिक समांतर माध्य के सूत्र काम में लेने पड़ेंगे आपको, तो पहला जो प्रॉब्लम है उसको फेस करते हैं। श्रमिकों की संख्या क्या है, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी में अलग अलग लिखिए। N1, मान लीजिए कि फैक्ट्री ए में श्रमिकों की संख्या N1 250 है, ये दी हुई है।
और इनकी जो माध्य मजदूरी या औसत मजदूरी क्या है, x1 बार बराबर 40 है। तो n1 है आपके पास, x1 बार है आपके पास। दूसरी फैक्ट्री के लिए n2 बराबर 200 दिया हुआ है और x2 बार बराबर 50, यानी औसत मजदूरी इसकी 50। अब कुल दैनिक मजदूरी दोनों फैक्ट्रियों की अलग अलग निकाले हम। भाई पहला क्वेश्चन यही तो है। तो कुल दैनिक मजदूरी, ये फैक्ट्री कितना मजदूरी का भुगतान कर रही है, 40 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से 250 व्यक्तियों को इसे भुगतान करना होता है दैनिक रूप से। तो 40 गुणा 250 यानी n1 इंटू x1 बार इक्वल टू 10,000 रुपया। बी फैक्ट्री की कुल दैनिक औसत मजदूरी या कुल दैनिक मजदूरी सिग्मा एक्स बी जोड़ है एक तरह से। तो n2 इंटू x2 बार इक्वल टू 10,000। दोनों कारखानों में बराबर दैनिक मजदूरी का भुगतान हो रहा है। पहला तो आपका हो गया, एक वाला तो पार्ट क्लियर। अब आया बी, सामूहिक समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए x12 बार दोनों का, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। देखिए ये नहीं, ये रही, ये तो क्वेश्चन में दी हुई है। तो सामूहिक समांतर माध्य जब आपको ज्ञात करना है तो n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार बाई n1 प्लस n2, ठीक है। अब ये n1 n2 जो इस श्रमिकों की संख्या है अलग अलग फैक्ट्रियों में, तो n1 x1 बार 40 गुना 250 प्लस, वैसे तो निकाला हुआ है आपने, वो सीधा भी आप लिख सकते हो, लेकिन सूत्र काम में लो, अच्छा रहता है। प्लस n2 x2 बार 50 गुणा 200 है, या 200 गुणा 50, जो भी आप लिखो। जो किसी को पहले लिखना चाह रहे हो तो पहले लिखो, जो भी आपकी मर्जी हो। बटा में n1 250 और n2 200, तो ये हो गया। तो सामूहिक समांतर माध्य कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या हुआ, ये 20,000, इनका तो टोटल कर लीजिए अब 10,000 प्लस 10,000 तो 20,000 बटा में 450 बराबर 44.44 रुपी हो गया सामूहिक समांतर माध्य। अतः सामूहिक माध्य मजदूरी 44.44 रुपीज़ है। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह की और कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से आपके लिए उपयोगी रहेंगी। चलो वेटेड अर्थमेटिक मीन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ मैं। भारित समांतर माध्य जब भार दिया जाता है तब इसका सूत्र जो है वेटेड अर्थमेटिक मीन XW बार इक्वल टू W1 X1, अब यहाँ n नहीं रहा है, देख लो, W2 X2 प्लस WN XN बाई W1 प्लस W2 प्लस WN। तो ये क्या है, इनका जोड़ कर लीजिए। जब इनका जोड़ करोगे सिग्मा W इंटू एक्स बटा में सिग्मा W। अब ये सूत्र खोला हुआ है, x बार W इक्वल टू वेटेड अर्थमेटिक मीन भारित समांतर माध्य, ये सिग्मा W इंटू एक्स मूल्यों, x जो मूल्य हैं पद मूल्य, मूल्यों में भारों की गुणाओं का जोड़, और सिग्मा W कुल भार। इस सूत्र की सहायता से सामूहिक समांतर माध्य भारित समांतर माध्य ज्ञात कर लिया जाता है। तो खैर समांतर माध्य जो है गणितीय माध्य का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें समांतर माध्य एक महत्वपूर्ण माध्य है, महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। और इसमें आपसे आपके क्लास के लेवल के हिसाब से सामान्य रूप से एग्जामिनर आपसे समांतर माध्य की गणना करवा सकता है। अब उसके लिए वो चाहे वो खंडित श्रेणी ले चाहे वो सतत श्रेणी ले, ये उसके ऊपर है। और अगर वो छोटा क्वेश्चन लेके
चलता है तो फिर एक शॉर्ट नोट में आपसे सामूहिक समांतर माध्य की गणना भी करवा सकता है। तो इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, और मेरे ख्याल से समांतर माध्य में अब कोई आपके सामने कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो हम उसको अलग से डिस्कस कर सकते हैं। समांतर माध्य यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू, धन्यवाद।